फिर क्लास 12th के डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9 का 9.6 का डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं पार्टिकुलर आप लोगों के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इस वीडियो में मुझे पार्टिकुलरली डिस्कस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे सीखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसके डेफिनेशन को देखेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे, उसके बाद उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लेते हुए हम लोग किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके प्रोसीजर से देखेंगे, उसके प्रूफ को देखेंगे कि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूले आते हैं वो कहां से आते हैं, और उसके बाद एक दो टर्म्स उससे रिलेटेड है, जैसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म का दो फॉर्म होता है, वो चीज डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोग की क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, तो आप लोग क्लास 12th में जो आप लोग को ज्यादा डिस्कस करना है, आप लोग को वो एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि थोड़ा अलग होता है, ठीक, इसे थोड़ा अलग होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी अलग होता है। बट यहां भी लीनियर कहने का मतलब हुआ सिंपल सी बात, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के साथ साथ उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी दिया हुआ कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx प्लस इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख सकते हैं डिफरेंशियल, ये अलग टॉपिक है इसका नाम, आप लिखिए डेफिनेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन which is of the form dy dx प्लस py is equal to q। इस फॉर्मेट का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो मुझे पार्टिकुलरली इसी फॉर्म का यहां पे डिस्कस करना है, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे p और q जो है या तो आपका कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगी। तो इस तरह की जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मुझे यहाँ पे पार्टिकुलरली इसी का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे वो चीज सीखना है। तो उसके डीपली में हम लोग जाए बिना सबसे पहले तो इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि इसके किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एक न्यू टर्म का डेफिनेशन लेंगे, वो लेंगे IF शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वैसे तो इसका हम जब एग्जैक्ट डेफिनेशन देंगे तो थोड़ा आप लोग के क्लास का बियॉन्ड चले जाएंगे। उसमें एक आता है एग्जैक्टनेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट वो तो आप लोग के क्लास में है नहीं। सो यहाँ पे हम लोग इसका कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे कि इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होती क्या है। बट मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना बोल सकता हूं तत्कालिक के लिए आप लोगों के लिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दैट फैक्टर या दैट एक्सप्रेशन if we multiply on both sides given differential equation then it can be integrate on both sides so easily। मतलब अगर आप इससे मल्टीप्लाई इसको में कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। मतलब जस्ट लाइक इस तरह से समझिए कि अगर इसकी एलएचएस पार्ट में इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलएचएस पार्ट जो होता है एक पार्टिकुलर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाता है, जिसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है। तो मैंने रूप से अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप लोगों को मैंने वो कंसेप्ट के बेस पे बता दिया। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन कुछ अलग होता है। वो होता है कि अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चली जाती है। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते, एग्जैक्ट बोलिए या वो आपका जो होता है उसमें उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बट इतना जानिए कि अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है।
और उसके बाद यहां पे अगर पूछे कि इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप इतना ही बताओगे कि अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका एलएचएस पोर्शन जो होता है, ठीक, एलएचएस पोर्शन जो होता है वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज ए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, सच दैट वी कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स सो इजीली। ऐसी कंडीशन इसमें आ जाती है। तो मुझे पार्टिकुलरली यही चीज यहाँ पे डिस्कस करना। अगर आप लिखना पसंद करते हो तो लिख लो यहाँ पे, इफ वी मल्टीप्लाई, इसको अगर मैं एक इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो लिखूंगा यहाँ पर, इफ वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, सॉरी, if we multiply on LHS of equation first, then LHS become easy form of derivative of product of टू फंक्शंस और एक्सप्रेशंस, जो भी लिखना लिखिए, टू फंक्शंस। तो अगर आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये देखिए आप लोगों को होता क्या कि हर क्लास की एक स्टैंडर्ड होती है। ऐसा नहीं कि अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12th की बातें और इसमें मैं आपको बीएससी की चीजें बताना शुरू कर दूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन, तो वो भी सही नहीं है। आपकी बुक में आपके लेवल का जो चीज है मैं उसी का एक्सप्लेनेशन कराऊं, नहीं तो आइडेंटिटी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन कुछ और होती है। बट मुझे पार्टिकुलरली उस डेफिनेशन को नहीं लेना कि अगर आप एग्जैक्टनेस के बारे में जानते नहीं तो क्या फायदा वो डेफिनेशन देकर करने, ये आपकी स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो मुझे बस इतना ही सीखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इफ वी मल्टीप्लाई ऑन LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दैट मींस गिवन dy dx plus py is equal to q, then LHS becomes easy form of derivative of product of two functions। तो ये जो होता है मेरा, ये आपका इसका डेफिनेशन होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अब देखिए कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअल में भी मैंने जो यहां लिखा है उसके बारे में हम लोग चलते हैं। अगर मैं करूं ये चीज, अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ गए, क्योंकि देखिए अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने को चले, अब इसका मैं पहले एक दो एग्जांपल लेता हूं। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, इसको मैं मिटा लेता हूं पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए अब मैं क्या करता हूं कि जैसे कि आप उसको कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं ताकि आप लोग पहले इंटीग्रल क्या कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को समझिए। जैसे कि मैं लेता हूं dy dx प्लस y इज इक्वल टू cos x। तो अगर आप इस स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करोगे dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, व्हिच इज ए कांस्टेंट और q इज इक्वल टू क्या होगा, cos x हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे शूट कर रही है, और शूट करने का मतलब ये होता है कि dy dx y दैट मींस y और p की जगह पे आपका 1 है, जो कि डेफिनेशन में बता ही दिया गया, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। एंड यहाँ पे देखिए q बराबर आपका क्या है, cos x व्हिच इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से आपका हो गया। उसी तरह से मैं अगर ले लूं dy dx प्लस 1 अपॉन x इंटू लॉग x और इंटू y बराबर sin x। अगर मैं यहाँ पे ये चीज ले लिया और आपसे बोला गया कि इसके बारे में जरा देखो, ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपका dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां पे p बराबर फंक्शन ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू लॉग x एंड q इज इक्वल टू sin x हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इसको भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन से, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से बोल सकता हूं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीख लिए। अब देखिए आपको मैं इतना डिटेल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन आपको एक्सीडेंटली मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लिक होनी चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल से बनने वाला है या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं करेगी तो आप ट्राई करते रहोगे कि किस मेथड से मैं कहां अप्लाई करूंगा। तो इसलिए मैंने आपको बार बार बताया है
कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें पहले तो वेरिएबल सेपरेबल करने का। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो तो सबसे पहले आप यही करें कि आप वहां से dy dx को फाइंड करें, और dy dx को फाइंड करने के बाद अगर वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉपर्टी को या डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट विल बी द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और नॉट अगर वो dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, और मैं एक और डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म दूंगा, इसमें से किसी फॉर्म में वो चले जाएगी तो मैं बोल दूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, वो चीज का डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको मैंने ये आपको करने का मतलब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैंने आपको बता दिया कि ये आपका क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर देखिए ये आपका जो मैंने बताया था dy dx प्लस py इक्वल टू क्या, q, ये मेरा होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीए हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल। इसी का एक और फॉर्म आता है सेकंड फॉर्म, उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, बस इतना होता है कि अगर मैं dx dy प्लस p1y इज इक्वल टू p1x dx dy प्लस p1x इज इक्वल टू अगर मैं q1 लिख दूं, तो इस केस में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा सेम चीज है, बस यहाँ पे जो y था यहाँ पे x कर दिया, जहां x था वहां y कर दिया। तो ये मेरा कहलाता है सेकंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे एक और टारगेट आती है कि आप dy dx निकालने के साथ साथ आप यह भी ट्राई करें कि कहीं dx dy को फाइंड करने से तो इस फॉर्म में नहीं जा रही है। उसके बाद ही आप कोई भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो मोर देन वन मेथड से सॉल्व होने की करने का मतलब सॉल्व होगा, तो उसके लिए फिक्र नहीं करना। ऐसा नहीं कि वो एक ही मेथड से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, मे बी वो मोर देन वन प्रोसेस होगा। हो सकता है कि अभी आप 2-3 मेथड इसे कि अपर क्लास में जाने के बाद और भी ज्यादा टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन सीखोगे तो और भी आपको नॉलेज इसमें बढ़ेगी। तो ये आपकी हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, चलिए इतना चीज आप लोगों ने सीख लिया। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका, जैसे देखिए आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे P और Q हुआ, क्या हुआ था, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। यहाँ पे होगा वेयर, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, P1 एंड Q1 आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y, या ये फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये मेरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड फॉर्म हो गया। अब जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि देखिएगा आप लोग, dx dy प्लस x इज इक्वल टू cos y। यहाँ पे p की जगह पे q1 की जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया, q1 की जगह पे क्या हो गया, cos y हो गया। इसी तरह से मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं इसमें ले लूं, जैसे कि मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया, dx dy प्लस माइनस 2 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस y। जैसे कि ये एग्जांपल हम लोग ले लिए, तो ये भी क्या है, एक ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो उसका फॉर्म है dx dy प्लस p1 इंटू x इज इक्वल टू q। तो ये मेरा जो हुआ एग्जैक्ट दैट इज ये सेकंड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस तरह से हम लोगों ने ये सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं किसी एक का अगर मैं सॉल्यूशन करना सिखा दूं, किस तरह से मैं सॉल्व करता हूं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम लोग आगे से क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लेते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं, ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को समझे उसके डेफिनेशन को, तो सबसे पहले फॉर्म लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। मेरा सबसे पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज मुझे सीखना है। तो जैसा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p विल बी द कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x और q विल बी द कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में मुझे इसको क्या करना है कि सॉल्व करना है। अब जैसे कि लेफ्ट साइड में अगर आप गौर करें तो लेफ्ट साइड में क्या है कि दो टर्म्स है, तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि दो टर्म्स है, और जब मैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, अगर इसे मान लिया x इंटू साइन x, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो कितने टर्म्स मिलेंगे, दो टर्म्स मिलेंगे। तो आपके दिमाग में कभी चलता होगा ये भी
कि मुझे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए सॉल्व करने को बोलता है तो मैं बहुत सारे इंटीग्रेट करता हूं, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से कोई फायदा तो हो नहीं रही है। इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट, कुछ भी फायदा नहीं हो रही है, तो यहां से कुछ तो मुझे मिल नहीं रही है। तो मुझे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात ये आती है। चलिए अब बात आती है सॉल्व करने की, तो मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को सिखाता हूं। अगर मैं आप लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट में कुछ ऐसे फैक्टर से, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये लेफ्ट वाले जो है वो एज ए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगी। चलिए, तो अगर मैंने आपको बोला तो सबसे पहले तो वो हम लोग नहीं मालूम है, तो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेट, तो पहले हम लोग आरएचएस की तरफ से चलेंगे। लेट जीएक्स be the required gx be the required factor let gx be the required factor if we multiply, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, if we multiply on both side of equation first, then RHS of equation first be as derivative of प्रोडक्ट ऑफ y इंटू gx। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब, अगर मैं इस q वाले फंक्शन में इस gx से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी कि ये आपका आरएचएस है डेरिवेटिव ऑफ y इंटू gx के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोगों ने ये चीज सीख लिया तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, यहां से जो लिखा इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां से लिख सकते हैं gx इंटू dy dx प्लस p इंटू gx इंटू y इज इक्वल टू q इंटू gx। इतना आ गया। चलिए, अब इसको मैं फिर से थोड़ा सा अगर इस तरह से लिखूं, gx इंटू dy dx प्लस p इंटू y इंटू, ऐसे लिखिए p इंटू gx इंटू y इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू gx अकॉर्डिंग टू मैनिपुलेशन। मैंने जो मैनिपुलेशन किया बोथ साइड, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करने को चला तो सबसे पहले बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेट किया, अब ये जो इसको मैंने इस तरह से लिखा कि इस फॉर्म में आ गया। अब मैं अगर इसको फिर से लिख दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx dx प्लस gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dx। यहां तक तो आपका आ गया। ये टर्म के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये मेरा क्या बच गया, y इंटू जी डैश एक्स। यहां तक में तो आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अगर आप लोगों को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां से देखिए y भी आपका कैंसिल हो रहा, क्लियर हो गया। बच क्या गया, pg x बराबर जी डैश एक्स। तो क्या मिला मुझे, सो p इंटू जी एक्स बराबर आपका हो गया जी डैश एक्स। दैट इंप्लाई दैट p बराबर मेरा हो गया जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस p का जो हो गया मेरा क्या होगा, ये इसी तरह से रहेगा p dx इज इक्वल टू, इसका मेरा क्या होगा, log mod gx। सो gx विल बी आपका e टू द पावर क्या होगा, p dx। तो ये जो आपका फैक्टर देखिए यहां से निकला, लॉग वाला प्रॉपर्टी है, यहां पर e रहता है, ये gx को बाहर करके e टू द पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx आ गया। तो कुल मिलाकर के मैंने जो आपको ये प्रूफ करके ला दिया है। चलिए, ये चीज आप लोगों ने लिख लिया। अगर आप पहले तो सबसे पहले आप इसको उतारे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखते रहे। क्वेश्चंस तो बनाना बहुत इजी होता है, बस दो तीन स्टेप है जिसमें आप क्वेश्चंस एक से दो लाइन में बना दोगे, बट ये मेन कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है, इसी चीज को समझना है, सबसे बड़ी आप लोगों की टारगेट रहनी चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चंस में तो कुछ रहती नहीं है, यही आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए, अब इसको मैं मिटा लेता हूं। अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखेंगे।
gx बराबर जो मुझे मिला वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब जो है अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। मेरा क्या हुआ, मेरा जो dy dx था वो gx मुझसे कितना निकल गया, ध्यान से देखेंगे। gx बराबर मेरा क्या निकला, gx का जो वैल्यू मुझे निकला, ध्यान से देखोगे। हाँ, सो मेरा जो gx निकला वो कितना निकला, वो निकला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, यही ना निकला मुझे gx। ये मेरा क्या कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप लोग याद रखेंगे, आप लोग के बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए दिया जाता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हर बोर्ड में, आपका चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या किसी प्रकार का सेंट्रल बोर्ड हो, तो सारे बोर्ड में जो होता है आपका एक क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डालता ही ऑब्जेक्टिव में। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ही अगर आपका फॉर्म याद रखेंगे, अगर ये फॉर्म आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यही फॉर्मूला होगा। ये आप लोग पहले याद रखेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, कहने का मतलब ये हुआ कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा राइट हैंड साइड जो मुझे मिलेगी वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ एज ए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन और टू फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर जाएगी, एज वेल एज लेफ्ट भी कर जाएगी। तो कुल मिलाकर के मैं जो ये चीज निकाल रहा हूं यहां से क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दैट इंप्लाई दैट e टू द पावर p dx से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज dy dx से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसी से मैं इंटीग्रेशन ऑफ p dx इनटू मेरा यहां पे क्या रहता है dy dx प्लस py इज इक्वल टू q इनटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हो जाएगी। यहां तक आ गया। अब इस चीज को अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, ये जो मुझे मिली है ये चीज हम लोगों के लिए क्या है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये जो है एक्चुअली में वो डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा आगे इज इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये मेरा फॉर्मूला। आप इसको अगर डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखना, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो y को बाहर निकाल, पर इसको बाहर निकाला, y को x के रिस्पेक्ट में dy dx, फिर y को अगर हम बाहर निकाल लिए, अब इसको डेरिवेटिव फाइंड करना तो e टू द पावर समथिंग, e टू द पावर समथिंग का अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन ऑफ p dx के रिस्पेक्ट में करूंगा तो फिर मेरा यही e टू द पावर x ही आ जाएगा। एंड तो फिर इसका मैं अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये p dx जो है मेरा वो क्या आ जाएगा, p के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो फिर वो वही फंक्शन ही देगा, एक्चुअल फंक्शन ही देगा, इस तरह से। अब देखिए इसको अगर मैं बहुत सारे इंटीग्रेट कर दूं तो यहां से मेरा क्या होगा, सो y इंटू ई इंटू पी डी एक्स इज इक्वल टू मेरा हो गया q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स dx प्लस। कुल मिलाकर के ये जो हो गया वो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन which is of the form dy dx plus py is equal to q का ये सॉल्यूशन हो गया। अब इस तरह से हो गया। अब इसमें जितने भी मैंने सिंबल लिए, ये मेरा c कांस्टेंट है, अदरवाइज जितने भी सिंबल है उस सिंबल से आप लोग वेल नोन है, दैट इज मतलब आप p के बारे में जानते हैं कि p जो है कोएफिशिएंट ऑफ y था, q जो था आपका RHS का पार्ट था जो कि फंक्शन ऑफ x था, इसमें पुट करना है। और ये जो e टू दी पावर pdx है वो मेरा क्या है if, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो कुल मिलाकर के मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देने का कोशिश करूं तो इसको बोल सकता हूं y इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if दैट मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो कुल मिलाकर के अगर मैं दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल लूं तो उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके मैं डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकता हूं। तो उसके प्रोसीजर को मैं एक दो स्टेप में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ आप लोग पहले इसको लिख ले, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका आइडेंटिटी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हेल्प से ये जो इक्वेशन हम लोगों ने ऑब्टेन किया, इस इक्वेशन का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म को मानते हुए हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाउ कैन वी सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या ऐसे लिखे प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ऑफ फॉर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज ऑफ द फॉर्म dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहां पे मेरा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है वो मेरा फॉर्मेट है dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये जो मेरा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए,
इसको सॉल्व करने का स्टेप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला स्टेप है कि आप क्या करोगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा आइडेंटिफाई पी एंड क्यू, पी और क्यू को आइडेंटिफाई करो। दूसरा आपका स्टेप रहेगा कि फाइंड आई ऑफ दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स, दैट मींस ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और थर्ड में आता है कि आप इस एक्सप्रेशन का यूज करें y is equal to y into I of integration of q into I of with respect to x plus c। ये जो होगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगी। इसी का आपका सेकंड फॉर्मेट आता है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dx dy प्लस q p1 into x इज इक्वल टू q1 के फॉर्म हो। तो कहने का मतलब ये तो सारा चीज सेम है, केवल वेरिएबल का क्या हुआ, दैट इज यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक जगह चेंज कर देंगे, अदरवाइज तो सारा सेम है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग सिमिलर प्रोसेस से फर्स्ट नंबर में मेरा स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई पी एंड क्यू, वही चीज होगा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग से। बस याद रखिएगा कि यहाँ पे पी और क्यू होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, और इसमें P1 और Q1 जो होता है, नहीं तो लिखिए यहाँ पे लिखिए लीजिए आइडेंटिफाई, यहाँ पे लिख लीजिए पहले वेयर P and Q are constants और फंक्शन ऑफ x। और यहां पे हम लोग लिखेंगे ये क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई P1 and Q1, यहां पे लिख लेंगे वेयर P1 and Q1 जो हो गया वो R हो गया क्या, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y। और दूसरी बात आपका हो गया, ये हम लोग को क्या स्टेप देता है, आइडेंटिफाई P1 एंड Q1। दूसरा स्टेप देगा फाइंड आइडेंटिफाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। और ये आपका फाइनल स्टेप इसमें आएगा, वो याद रखना, वो आता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q1 into integrating factor with respect to x, sorry with respect to, वहां पे क्या था आपका dx था, यहाँ पे होगा dy प्लस c। तो यही आपका फाइनल प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने इन सारे चीज को सीख, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसको उतार लो, उसके बाद फिर मैं चलता हूं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, एग्जांपल्स के, उसके बाद फिर आपको मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं एग्जांपल्स की प्रॉब्लम। जैसा कि आपको एग्जांपल्स की प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ उसको लोग देखते हैं। दिया हुआ है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा आप लोग को परेशानी नहीं होगा, जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया 2 से 3 लाइन में। कभी कभी इंटीग्रेशन थोड़ा लंबी बन जाती है तो उस केस में आपको लंबी ज्यादा टाइम लगेगी, वरना 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन फिनिश। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx माइनस y इज इक्वल टू cos x। इसका कहता है सॉल्यूशन निकालो। तो क्या करना है, आंख बंद करके जो मैं प्रोसेस बताया हूं, सबसे पहले अगर आपको लिखना है तो यहां से p बराबर आपका -1 हो गया और q बराबर क्या हो गया, cos x हो गया। और यहां से क्लियर है कि ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। तो यहां से अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो e टू द पावर d pdx करने में कोई दिक्कत नहीं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू -1 विद रिस्पेक्ट टू x व्हिच इज फाइनली e टू द पावर -x। नाउ अगर मैं यहां से चलूं फिर सेकंड स्टेप में, तो मैंने क्या बताया था, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे y को y रहने दे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e टू द पावर -x रहने दे, इंटू q जो आपका है वो cos x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका क्या है e टू द पावर -x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c हो गया। चलिए अब मेरा कुछ टारगेट को इसको इंटीग्रेट करना सिंपली इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आपके लिए सुविधाजनक यही रहेगा। मैं आपको आज फिर से एक बार बता देता हूं कि जब कभी आपको
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अटैच्ड हो जस्ट लाइक e टू द पावर x, तो उस केस में कोशिश करें कि उसको सेपरेट लेकर बना ले, तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी। वरना इसी में अगर आप सॉल्व करने को चलोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे, क्योंकि इसमें एक ऐसा स्टेप आता है जिस टाइम में वो डबल होता है और उसे डिवाइड करना पड़ता है 2 से। तो इसमें अगर आप डायरेक्टली सोचोगे तो या तो स्टेप जंप करना पड़ेगा, या अगर आप डायरेक्ट सोच के बनाते तो फिर आपको प्रोसीजर लेकर ही चलना पड़ेगा, तो फंस जाओगे तभी। तो मैं इधर से आपको इसको बना करके साइड में रख देता हूं, या आपको मान लीजिए इसको अगर मैंने मान लिया i1 प्लस सी और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसके बाद जो आपका ये मिला है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टी पावर माइनस एक्स, फिर से मैं इसका इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मुझे मिली है माइनस ई टू द पावर, इसको मैं यहां से फिर से लिखता हूं, तो आई के लिए कितना हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर ये माइनस साइन को मैं बाहर अगर कर लूं और उसके बाद फिर क्या करूंगा, ये साइन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यहाँ पे साइन एक्स को बाहर रखूंगा, साइन एक्स को बाहर रखा, उसके बाद फिर क्या ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो मेरा क्या गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करने का मतलब ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। फिर मैंने क्या किया, जो आर टूल अप्लाई करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ इसका cos sin x का, तो वो हो जाएगा मेरा cos x। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये माइनस पहले से लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये तो आपका माइनस ही होगी। उसके बाद फिर इसका निगेटिव, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस sin x, तो एक माइनस फिर बाहर आ जाएगी, और दूसरा आपका cos x इंटू ई टू द पावर माइनस x dx ये आ जाएगी। यहां तक नहीं, अगर आप लोगों ने सीख लिया ये किसका वैल्यू है आई का, अगर आप यहाँ पे गौर दोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये जो पार्ट है ये यही तो आपका आई है। अगर इसको आई मान लेंगे, इसको लेफ्ट में आएंगे तो आई आई 2i, सो 2i विल बी क्या हो जाएगी ई टू द पावर माइनस एक्स को अगर मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को, तो यहां से मुझे बचेगी cos x प्लस sin x, यहां से मुझे क्या बचेगी cos x प्लस sin x। अच्छा एक चीज और है कि ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे आपका एक माइनस लेंगे तो एक माइनस तो बची जाएगी, तो आपका cos x माइनस sin x हो जाएगी। और अगर यहां से फिर हम आई का वैल्यू निकालेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगी। ये मेरा हो गया आई का वैल्यू। अगर आपने आई का वैल्यू यहां से निकाल लिए तो मुझे चाहिए इसका फाइनल वैल्यू, तो यहां पर ये जो आपका, इसको मैं मिटा लूं यहां तक, आप लोगों ने यहां तक लिख लिए होंगे, चलिए मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो इसको मिटा लिए। अब जो है फिर लिखेंगे, सो यहां तक हो गया। यहां तक लिखने के बाद अब फिर कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट ये लिख देंगे y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर i1 का वैल्यू कितना था माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना कोई यहाँ पे डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आपको ये फॉर्म पहचान लिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो उस केस में आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा? आपके लिए यह इजी हो जाएगा कि आप आराम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और आराम से ये फॉर्मूला y इंटू आई एफ, अगर वो डिवाइड एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है तो आराम से मैं लास्ट में लिखूंगा y इंटू आई एफ, दैट मीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो ये मेरा प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर, कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों ने सीख लिए तो अब थोड़ा मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सिमिलर प्रोसेस से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप देखिए ये क्वेश्चन का था फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy dx प्लस 2y। आपका ये 20 देखिएगा x dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में एक पॉइंट लाना पड़ेगा कि जितने भी फॉर्म आपको पढ़ाया गया, जैसा कि सबसे पहला फॉर्म क्या पढ़े, वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस, और तीसरा हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग उस पर क्लिक करने चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल से तो नहीं बनेगी, तो अब ट्राई करके देख लो नहीं बनेगी। फिर दूसरी तरीका है कि होमोजीनियस, होमोजीनियस भी ये नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, एक है, इसकी डिग्री एक है, इसकी डिग्री 2 है, तो यहां से मैनेज करके कि ये नहीं हो सकती है। अब ये तीसरी बात होती है कि ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को सेटिस्फाई करता है।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को अगर मैं चलूं तो सबसे पहले टारगेट तो dy dx का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, 1 होता है, तो मैं उसको पहले जबरदस्ती बनाने का कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको dy dx लिख दूं, इसका मतलब x से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। इफ x इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो बुक में आपको दे भी दिया है x इज इक्वल टू नॉट जीरो, अगर x इक्वल टू नॉट जीरो तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2/xy इज इक्वल टू x। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो आप लोगों को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर गौर करें तो ये किस फॉर्म में आपको दिख रही है, dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। dy dx p की जगह पे आपका 2/x हो गया, q की जगह पे आपका x हो गया और y आपका y है। तो इस केस में अब अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो e टू द पावर p dx ये आ जाएगी, विच इज इक्वल टू e टू द पावर 2 और ये 2/log x का आपका क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगी। और आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगी, इसका आपका log x स्क्वायर आ जाएगी और इसको अगर कैलकुलेट करोगे इसका क्या वैल्यू आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लॉगरिथम का देख लेंगे, e टू द पावर log fx कुछ भी रहे यहाँ पर, तो इसका वैल्यू आप लोग आराम से fx लिख सकते हैं। ये e के लिए नहीं है और a के लिए नहीं है, यहाँ पर a भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर भी तब ये रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे e छुपा हुआ रहता है, याद रखिए। इतना आ गया, अब तो आपका क्लियर है। सो y इंटू आई एफ दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q दैट मीन्स x इंटू आई एफ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। यहाँ पे x q होगा और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो x का पावर 4 प्लस अपन 4 प्लस c आ जाएगा। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 4/4 प्लस c विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज x डिवाइड dx प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ लिए तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपका फॉर्म दिया है y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया। तो इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं y dx इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2y स्क्वायर dy, दैट इंप्लाइज दैट यहां से मैं अगर dy dx निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर इधर कर लूंगा, इसको अगर मैं इधर कर लूंगा तो ये मेरा मिल जाएगा y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर। चलिए अब मजा आएगा आप लोगों को। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा गौर से देखो तो आपको क्या पता चलेगी, ये dy dx बराबर क्या मिल रहा है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा। ना ही ये होमोजेनियस है, ना ही वेरिएबल सेपरेबल है, और लीनियर का फर्स्ट फॉर्म भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि dy dx में भी dy dx प्लस py इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट तो इतना बड़ा है, जो x एंड y दोनों का कॉम्बिनेशन का फंक्शन है, जो कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। इसको आप उलट देते हैं, अगर हम इसको उलट देंगे तो क्या मिलेगा, ये सब चीज सोचना पड़ेगा। अगर इसको आप इस तरह से करोगे तो ये मेरा क्या मिलेगा, x अपॉन y प्लस 2y। अब इस सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट में ले लूं, ऐसा करता हूं एक बात यहाँ पे, ये वाला टर्म को लेफ्ट में करूंगा, y वाला को यहीं छोड़ देता हूं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, dx अपॉन dy प्लस माइनस 1 अपॉन y x इज इक्वल टू 2y। अब अगर गौर करो तो आपको मैंने सेकंड फॉर्म क्या बताया था, dx dy प्लस p1 x इज इक्वल टू q1, क्या मैंने लिखाया था, हाँ लिखाया था। तो इस केस में आप गौर करें तो p1 बराबर क्या होगा, सो p1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y और आपका q1 जो हो गया वो हो गया आपका 2y। तो आपने यहां से p1 और q1 दोनों को फाइंड कर दिया। अगर आपने p1 और q1 दोनों फाइंड कर लिया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आपका नेक्स्ट स्टेप है कि हम ये आइडेंटिटी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्चुअली आइडेंटिटी फैक्टर बोला जाता है क्योंकि ना ये आइडेंटिटी जो है, आप बेसिक मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें एक एक्सरसाइज है, उसको पढ़ाने के चक्कर में होता है, उसी का आइडेंटिटी फैक्टर बोला जाता है, उससे बार-बार। चलिए, तो यहां से आपका q1 बराबर कितना निकल गया, 2y निकल गया। अब मैं यहां से क्या करता हूं, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज if निकालता हूं। अगर मैं यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो यहां से क्या हो जाएगी, q1 इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 विथ रिस्पेक्ट टू dy, दैट इज y के रिस्पेक्ट में होगा। वहां पे क्या होता था, तो p1 जो मेरा है e टू दी पावर, p1 मेरा क्या है, ध्यान से देखोगे माइनस 1 अपॉन y, यहां से कर सकता हूं माइनस 1 अपॉन y dy, और इसको आप फाइनल इंटीग्रेशन करोगे तो e टू दी पावर log 1 अपॉन y हो जाएगा।
और इसका जो कैलकुलेशन होगा क्या हो जाएगा, 1/y आ जाएगा। तो यहां से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना फाइंड किया, 1/y, ये 1/y आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आ गया, सो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं, सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, 1/y। अगर आप लिखना चाहते तो एक बार लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू या q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, दैट इंप्लाइज दैट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर, इसका सॉरी इसका वैल्यू हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा निकाल तो दिया 1/y, याद है कि 1/y इज इक्वल टू q1 का वैल्यू देखें तो आपका क्या है 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा कितना है 1/y विथ रिस्पेक्ट टू आपका कितना है x प्लस c, ये y कैंसिल हो गया, तो x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 का x 2 का x के रिस्पेक्ट में मेरा 2x प्लस c, तो यही मेरी क्या आ गई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। ओ सॉरी, यहाँ पे x लिखा गया, यहाँ पे y होगा, सॉरी यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे अगर y होगा तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, सो यहाँ पे x हमारा क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस cy। इस तरह से हम क्या कर लिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ले लिया। अगर आप लोगों ने इस चीज को सीख लिया तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए आपका ये 20 कितना था, ये क्वेश्चन नंबर आपका था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। अगर आप लोगों ने 21 देख लिया तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस y into cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर into cot x। तो यहाँ पे पहले तो मुझे जनरल सॉल्यूशन का था 22 हम लोग लिख लेते हैं, और देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं dy dx प्लस y cot x, तो लिख लेते हैं dy dx प्लस y cot x को अगर मैं cot x into y लिख लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और इसमें कंडीशन है कि x बराबर नॉट 0। ये अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा e टू द पावर, क्योंकि dy dx प्लस py इक्वल टू ये मेरा q पूरा है, ये मेरा p है, तो यहाँ से हो जाएगा p। अब बच्चे की तरह मैं p और q को आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाते रहूंगा, इसको अगर मैं करूंगा तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, log mod sin x हो जाती है, और इसका अगर फिर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी, विच विल बी फाइनली sin x प्लस सी। ये मेरा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आप लोगों ने यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, सो अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज मेरा, अच्छा सॉरी सी लिखा गया, सी मत लिखिए आप लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, तो यहाँ पे आ गया sin x, तो y इंटू sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मैं इंटीग्रेशन ऑफ q, q मेरा क्या है 2x प्लस x स्क्वायर इंटू कॉट x इंटू if इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मींस कितना sin x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। अब यहां से मुझे क्या मिल गई, ध्यान से देखेंगे, y इंटू sin x यहां हो गया इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगी, यहाँ क्या बचेगी x इंटू sin x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बचेगी x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगी x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे 2 इंटू साइन एक्स को अगर मैं बाहर किया और x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2। फिर मैं यहाँ से अगर माइनस साइन एक्स का डेरिवेशन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया तो मेरा सॉरी साइन एक्स का आपका इंटीग्रेशन में करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, पहले तो सॉरी sin x का डेरिवेटिव होगा तो मेरा होगा cos x और इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या है x स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा ये तो आई को उल्टा बन गया ना, सॉरी आइलेट रूल क्या बोलता है, पहले x को ना बाहर रखेंगे, तो x को अगर बाहर रखेंगे तो sin x का मेरा क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। चलिए फिर माइनस क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, और sin x का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा माइनस cos x
dx, यहां तक कि मैं ये मिल गया प्लस। अब इसका अगर मैं उसी तरह से करूंगा, इस ये जो चीज है आपका अलग है, तो इसका अगर मैं करूंगा तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को अलग ले लूंगा इनटू cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस sin x, चलिए माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो 2x, और ये इसका आपको आ जाएगा माइनस sin x, ये तो आपको एक कर ही लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां तक आ गया। मैं इसके बाद फिर से क्या करता हूं, इज इक्वल टू, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो sin x का इंटीग्रल आपको माइनस cos x, यहां से मिलेगी माइनस 2x इंटू cos x माइनस प्लस cos x, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा cos x का इंटीग्रेशन sin x 2 इंटू sin x प्लस, इसके बाद अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 sin x इंटू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट मैं इसको लिख लूं माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू sin x, उसके बाद आपका माइनस माइनस प्लस 2, और ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये 4 इंटू इंटीग्रेशन अब क्या आ गया x इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका आ गया। अब इतना दूर तक आपने अगर कर लिया तो एक स्टेप और बची है, उसको भी मैं कर लेता हूं, ये आपका आ गया माइनस 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये अगर आप प्लस 4 लिख करके ये x इंटू साइन एक्स का यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन फाइंड किया था, जिसका आपका यहां से यहां तक, और फिर यही चीज जो है आपका, अगर मैं इसमें से 2 को रिमूव कर लूं तो यहां से यहां तक आई थी, तो अगर मैं 2 इसी से निकाल लिया मान लिया तो मेरा क्या बचेगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और इधर मेरा क्या बचेगा प्लस sin x, ये आ गया। तो ये जो नीचे का एक्सप्रेशन है, ये जो आपको नीचे का एक्सप्रेशन आया, अब इसको अपना मैंने कैलकुलेट कर लीजिए, y इंटू साइन एक्स आपका यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ भी नहीं था, बस ये एक दो इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये एक दो स्टेप का बढ़ा दिया था, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन था सिमिलर प्रोसेस का था, एक ही पैटर्न का था। तो देखिए बस मैंने आपको बार बार देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि अगर आपको थोड़ा सा पकड़ होगा इंटीग्रेशन में तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, अगर चाहे वो आपका होमोजीनियस वाला हो या आपका अदरवाइज किसी भी फॉर्म का हो तो आप इजीली बता दोगे। बस यही फर्क है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा पैसेंस के साथ चलोगे, क्वेश्चन को धीरे धीरे बनाओगे, ठीक, स्पीड आपको पकड़ने की जब अच्छे से बना लोगे सीख जाओगे तो फिर अपना स्पीड पकड़ लोगे। स्टार्टिंग टाइम में आप बनाओ तो थोड़ा धीरे धीरे बनाओ और पैसेंस के साथ स्टेप लेते हुए बनाइए, और आप लोग के लिए बोर्ड के लिए तो स्टेप बहुत ही नेसेसरी चीज है। चलिए अगर आप लोगों ने यहां तक सीख लिया, अच्छा इस क्वेश्चन को तो मैं मिटा दिया, सॉरी गलती से मिटा दिया क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें कंडीशन दिया हुआ था और पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग से पूछ रहा था, तो इसमें कंडीशन क्या था कि बोल रहा था y बराबर 0 व्हेन x बराबर पाई बाय 2, तो मैंने जो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था क्या था, y इंटू sin x बराबर समथिंग राइट में था, x के जगह पे आप पाई बाय 2 पुट कर दोगे और y के जगह पे वैल्यू 0 पुट कर दोगे, और इधर जो आपका प्लस c मैंने ऐड किया तो c का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसी को बाद में जाकर के पुट कर दोगे, तो इस तरह से आप फाइनल आंसर ऑब्टेन कर लोगे। अगर क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों ने सीख लिया तो मैं थोड़ा सा 23 की तरफ चलता हूं। देखिए 23 क्या कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1, 0 1 से पास करती है। चलिए क्लियर है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रही होगी। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy, तो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट xy दैट मींस dy dx होता स्लोप इज इक्वल टू sum of x coordinate and the product of x coordinate and y coordinate। तो वो बोल रहा है x coordinate और प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है, तो बोल रहा है कि वो कर्व क्या है, और आपको बोल रहा है कि ये जो कर्व है आपका जो भी कर्व होगा वो 0 और 1 से पास करता है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर मैं इस चीज को इधर ले आया तो यहां से क्या बोल सकता हूं, dy dx प्लस माइनस x इंटू y इज इक्वल टू x, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर माइनस x dx which is equal to e to the power minus x square upon 2। सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है y into if is equal to q that is x into if e to the power minus x square upon 2 with respect to x। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया माइनस लगा करके, तो ये मेरा जो होगा माइनस हाफ इंटू ये जो मेरा ये जो पोर्शन है, अच्छा इसको मत लगाइए माइनस 2 वगैरह कुछ भी मत लगाइए, चलिए नहीं लगाए,
बस इसमें एक माइनस लगा लीजिए, तो माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव देखो आप यहाँ पे, ये प्रेजेंट है, अगर आप इसको y मानते हो, अगर मैं इसको y मान लिया, ये जो फंक्शन है ना, ये इसको अगर आप ऊपर वाले को y मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर बचेगा क्या, e टू द पावर y, और e टू द पावर y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e टू द पावर y, दैट मींस इसका डेरिवेटिव में डायरेक्ट अगर लिख दूं इस तरह से, प्लस c लिख लीजिएगा, माइनस हाफ इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा कर्व हो गया, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब बोल रहा है कि यह जो है आपका 0-1 से पास करती है, तो 0-1 का मतलब पास करती है, इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। तो अगर मैं इसमें x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 किया तो ये 1 हो जाएगी, ये आपका 1 हो जाएगी और ये आपका 1 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपका 1 होगा और ये आपका माइनस हाफ हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस सी, सो सी बराबर मेरा हो जाएगा 3/2, तो ये मेरा जो होगा वो 3/2 हो जाएगी और सी का वैल्यू होगा 3/2 हुआ, सो y विल बी, तो यहाँ पे y जी इंटू माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी का वैल्यू कितना है 3/2। ये आपका जो हो गया वो फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये 2 कहां से आ गया, ये पागल है, सॉरी ये 2 कहीं से नहीं है, वो पहले वाला ही लिखा हुआ था। अब ये अगर माइनस 1 है तब तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका माइनस 1 है ना, तो 2 होगा और ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका माइनस 1 होगा, अब होगा फाइनल आंसर, ठीक। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक देख लिए तो अब मैं चलता हूं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से अरेंज किया गया, तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी आपको मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज को जो है वो है y प्लस dx प्लस 2y इज इक्वल टू sin x। ध्यान से देखेंगे आप लोग एक्सरसाइज 9.6 पहला क्वेश्चन, dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू sin x, ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो e टू द पावर p dx, तो यहां से मुझे क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x ये हो जाएगी। सो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if विल बी e टू द पावर 2x इंटू sin x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इंप्लाइज दैट y इंटू e टू द पावर 2x बराबर, अगर मैं यहां से sin x को बाहर रख लिया, e टू द पावर 2x को अगर मैं इंटीग्रेट किया तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 फिर माइनस, अगर मैं sin x का डेरिवेटिव फाइंड कर दिया तो मेरा cos x, सॉरी इसको पहले तो आप यहां पर sin x को बाहर किया ना, अब मैं sin x का यहां पर क्या करता था डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, तो पर cos x इंटू इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x ये मुझे मिलेगी। फिर मैं इसको क्या करूंगा, इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू sin x इंटू e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस, फिर से यहाँ पे यह हाफ बाहर आ जाएगी, फिर इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो cos x को बाहर करूंगा, e टू द पावर 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगी माइनस, फिर क्या करूंगा cos x का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस sin x इंटू e टू द पावर 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करूंगा, ये e टू द पावर 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर मेरा क्या होगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 ये आ जाएगी और ये होगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस तरह से डब्बे में बंद हो जाएगी। चलिए यहां तक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो चलिए एक लाइन और भी हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 दैट मींस sin x इंटू e टू द पावर 2x 1/4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं आराम से, क्या चीज ये डबल 1/2 कहां से आ गया, तो ये आ गया आपका हाफ इंटू sin x इंटू e टू द पावर 2x माइनस, या माइनस हाफ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू e टू द पावर 2x इंटू cos x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 1/2 1/4 इंटू ये मेरा क्या हो गया e टू द पावर 2x इंटू sin x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप लोगों ने यहां तक देख लिया तो आप तो कहोगे फिर से तो मेरा वही कहानी आ गया ना। अब देखिए मैंने आपको पहले हम जानबूझ के इस प्रोसेस से चले, बच्चे क्या करते हैं कि
जैसे इंटीग्रेशन मिला बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर आकर के वो फंस जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे इस इंटीग्रेशन को 75 बार बनाते रहेंगे और फिर वही आते रहेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन आप देख ले तो ये आपका ये जितना है ना, इसको अगर आप आई मान लेते हो, अगर इस चीज को अगर आप यहीं पे आई मान लेते हो, इस चीज को अगर आई मान लेते हो तो इससे आपको फायदा हो जाती है। चलिए तो आप इसमें ऐसा करते कि ये लाइन नहीं लिख करके, ये लाइन जो आपने लिखा है इस चीज को या अगर लिख लिया है तो देखिए मेरी तरफ से नाव यहाँ पर लिखिए, नाव बीच में, और इस चीज को है ना ये इसको आप इस तरह से करके इसको प्लस कर लेंगे और इसको अपने आई माना था, किसको e⁻²x इंटू साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को आई माना था। तो अगर आपने आई माना था तो उस केस में आपका क्या हो गया था, ये आपको आई ही आ रहा है अभी तक, और अगर ये भी आपका आई हो गया और ये आपका फिर माइनस i/4 हो गया, तो यहां से मेरा क्या होगा i प्लस i/4 विल बी 5i/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू e⁻, अच्छा इसमें से अगर मैं 1/4 अगर मैं कॉमन ले लिया e⁻²x/4, तो मेरा अगर मैं यहां से e⁻²x/4 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, ध्यान से देखो ना आप लोग, यहां पर बचेगा 2 sin x और यहां पे आपका क्या बचेगा cos x, क्या बच गया आपका माइनस cos x, तो माइनस cos x यहां से आ गया। चलिए सो i बराबर मैंने क्या होगा 4 कैंसिल, तो i बराबर मेरा हो जाएगा e⁻²x/5 इंटू 2 sin x माइनस cos x, ये मेरा i का वैल्यू हो गया। अब अगर मैं कंप्लीट आंसर की तरफ चलूंगा तो मेरा क्या है y इंटू e⁻²x बराबर i प्लस c। तो अब इतना करने के बाद फिर से कहेंगे, इसको मिटा देता हूं, ध्यान से आप लोग लिख लिया हमने। चलिए अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया तो क्या करेंगे अब हम लोग, सो फिर लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे और ये y इंटू e⁻²x इज इक्वल टू इस चीज का जो आपने इंटीग्रल निकाला था वो कितना निकला था e⁻²x/5 इंटू 2 sin x माइनस 5 cos x प्लस। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस फॉर्म के इंटीग्रल को आप याद ही रखिए। कहिए आप कैसे याद रखेंगे, तो डायरेक्ट दिमाग में रखिए कि अगर कोई इंटीग्रल इस तरह का फॉर्म का हो जिसमें कि आपका sin x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या cos x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो आप उसको सेपरेट आई मान करके बनाए। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी है बट मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूं, वो सिंपल सा फॉर्मूला है e⁻x इंटू sin bx बराबर जो होता है आपका e⁻x/a² प्लस b², और उसके बाद a sin एक मिनट चूक दिए आप लोग, a sin bx होता है माइनस b cos bx हो जाता है। एक मिनट थोड़ा सा हम लोग इंक डाल लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोगों ने कितने नंबर क्वेश्चन का डिस्कस किए, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का फर्स्ट था। चलिए तो क्वेश्चन जो है ना आपको थोड़ा सा इस तरह का करके क्वेश्चन दे ही देगा कि आपको सोचना पड़ ही जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ज्यादा करके बच्चे ना फर्स्ट इसलिए है ये इंटीग्रेशन की वजह से, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप देख रहे हैं क्या है, थोड़ी सी कहानी है, और इंटीग्रेशन ही नहीं करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन दिमाग मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए आप गौर करें, कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया एक साथ, खास करके sin और cos x के साथ, तो ज्यादा करके क्वेश्चंस आपको उसको सेपरेट करके बनाने की कोशिश करें। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सीख लिया, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है dy dx प्लस 3y इज इक्वल टू e⁻²x। चलिए अगर मैं यहां से सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं तो मेरा क्या होगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 3dx दैट विल बी e⁻3x। चलिए सो इसका जो सॉल्यूशन होगा y इंटू if e⁻3x इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना e⁻²x इंटू if दैट विल बी 3x विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी फाइनली e⁻x प्लस c। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था क्योंकि इंटीग्रेशन ही बच्चा वाला देते थे। अगर 3 नंबर आप लोगों ने देख लिया तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए
सॉरी ये 2 नंबर हो गया, तो 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर में कहता है dy dx। अच्छा, आप लोग को लगेगा कि इसका आंसर नहीं मिला, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा, दोनों तरफ e टू द पावर 3x डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे e टू द पावर -2x और यहाँ पे e टू द पावर -3x हो जाएगा। तो इस तरह की बात है, आप लोग कभी मत सोचिएगा। dy dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आप एक स्टेप आगे छोड़कर चलो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा आंसर का। अब कभी कभी जानबूझ के वो एक स्टेप बढ़ा देता चलिए। अब इसको अगर मैं यहां से करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट विल बी e टू द पावर 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी e टू द पावर log x, और इसका आंसर क्या आ जाएगा x, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फिर मैं यहां से क्या करूंगा, सो y इंटू if कितना है x इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है x स्क्वायर इंटू if कितना है q इंटू x विद रिस्पेक्ट टू x। आराम से आप लोगों ने देख लिया। इसका आपका क्या होगा, x का पावर 4/4 प्लस c आ जाएगा, ये y इंटू x बराबर यही आ गया। तो क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको एक से 2 लाइन में ही बन जाते हैं, ज्यादा दूर तो जाना भी नहीं पड़ता। तो बस पेशेंस के साथ धीरे धीरे आप लोग बढ़ते रहे, क्वेश्चंस आपका ऑटोमेटिक बनते जाएगा। चलिए, अगर इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझ लिए तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हो गया, हम लोग क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दिया हुआ dy dx प्लस sec x इंटू y, dy dx प्लस sec x इंटू y इज इक्वल टू 10x, ये मेरा दिया हुआ है। तो चलिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो उसका क्या होता है, e टू द पावर p का वैल्यू क्या है sec x विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी e टू द पावर log mod sec x प्लस 10x। फाइनली वी कैन राइट इट e टू द पावर। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने वहां पे भी आपको पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि cos x माइनस cot x विल बी 10x अपॉन 2, ये हो जाता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखोगे, sec x प्लस 10x क्या होता है, sec x प्लस 10x जो होता है आपका वो होगा cot x अपॉन 2। इस दोनों बात को आप लोग याद रखेंगे अच्छी तरह से, ठीक, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, log mod cot x अपॉन 2, क्योंकि देखिए इसको अगर नहीं यहां से आपको समझ में आता तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन cos x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x प्लस 10x है ना, क्या लिखा हुआ, ये हो जाएगा आपका क्या sin x अपॉन cos x, ये हो गया। ओ ये क्या मैं लिख रहा हूं, सॉरी। इसको इसी फॉर्म में रहने दे ध्यान से। अच्छा, इसका होता है एक्सप्रेशन, इसका इसमें एक और टर्म्स है, उसमें एक और टर्म्स रहेगा ना, तब इसको जाने इसको इस तरह से लिखा जाता है। मतलब ये जो फॉर्म मैंने दिया ना, इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि cos स्क्वायर x है, इस ऊपर में 1 प्लस sin x है और ऊपर में 1 प्लस sin x है, नीचे में cos x है, और फिर cos x को आप क्या लिख सकते हैं, अंदर 2 माइनस sin स्क्वायर x फॉर्म में लिख सकते थे, उस फॉर्म में जा सकता था, या आप इसको लिख सकते थे 10 पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन मैंने वहां पे नहीं किया। चलिए, तो यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये चीज गलत है, नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही, ठीक। तो यहां से मुझे क्या मिला, ये मिल गया sec x प्लस 10x, ये मुझे क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो मेरा y इंटू if मेरा क्या है sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मेरा क्या है 10x इंटू if मेरा कितना है sec x प्लस 10x। अगर sec x प्लस 10x को मल्टीप्लाई करके फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके फिर एडिशन कर देंगे कांस्टेंट, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे sec x इंटू 10x, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस 10 स्क्वायर x हो गया। 10 स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन है तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec x का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x और माइनस 1 का x प्लस c। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 नंबर में कहता है cos स्क्वायर x dy dx, cos स्क्वायर x dy dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं dy dx प्लस y इंटू सेक स्क्वायर x, ये सेक स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू क्या होगा
10x की तरफ b करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू 10x। अगर आप लोगों ने इस चीज को देख लिया तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, इसको देखिए मिटा लेता हूं ध्यान से। सबसे पहले मेरा क्या टारगेट रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। अगर मैं यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखूं तो मुझे क्या मिलेगी, यहां से मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर p का वैल्यू मेरा कितना है sec स्क्वायर x, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी e टू द पावर 10x। नाउ आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर 10x इज इक्वल टू q विल बी कितना हो जाएगा आपका 10x इनटू sec स्क्वायर x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। अगर मैं 10x को y मानूंगा तो ये आपका y इनटू e टू द पावर y हो जाएगा। तो इसको मैं अगर ले लूं, लेट इसको अगर मैं i मान लिया i प्लस c, अब मैं i को सेपरेट सॉल्व कर लेता हूं, i बराबर मेरा क्या है, आप लोग को टेंशन नहीं होगी यहां से 10x इनटू sec स्क्वायर x इनटू e टू द पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू x, लेट 10x is equal to y and differentiating on both sides with respect to x we get sec square x dx बराबर dy। ये मेरा आ गया। अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो मैं इसको मिटा लेता हूं, ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में मेरा क्या है, सो I will be sec square x dx dy, दैट मींस यहां से मिल जाएगी y into e to the power y dy। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, y को बाहर रखेंगे, e to the power y का e to the power y, फिर y का डेरिवेटिव 1 e to the power y का e to the power y with respect to y इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू यहां ले लेते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं y into e to the power y minus e to the power y, और इसमें प्लस ऐड कर देंगे c में। y का वैल्यू मेरा क्या है 10x, तो यहां से कर सकते हैं 10x into e to the power 10x minus e to the power 10x प्लस c। अब फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया अब हम लोग एक लाइन में फाइनल आंसर लिख लेते हैं। सो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा मेरा, इस ये लाइन मिटा लेता हूं मैं यहां से, सो पूरा मैं मिटा लेता हूं ऊपर से। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको भी मिटा लेता हूं। सो y इंटू e टू द पावर 10x बराबर इतना, और ये इसका वैल्यू मैंने कितना निकाला था, इसी का इंटीग्रेशन करके कितना निकाला क्या 10x इंटू e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर 10x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने सीख लिया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वो बोल रहा है x dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू x dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू log x। इसको इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये तो पहले dy dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में नहीं, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये x से बहुत सारे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाइनली मुझे मिलेगा dy dx प्लस 2 upon x into y इज इक्वल टू x log x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर 2 upon x with respect to x, दैट विल बी e टू द पावर, इसको अगर मैं करूंगा तो log x स्क्वायर, ये मेरा कितना आ जाएगा x स्क्वायर। सो अब यहां से कर सकता हूं y into if कितना हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू q मेरा कितना है x into log x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट विल बी x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो आप लोग को पता चल गया क्या था क्वेश्चंस में। अगर आप यहां तक कर लिए तो यहां से मैं क्या करूंगा y into x स्क्वायर इज इक्वल टू x2 into log x, या इसको इस तरह से लिख सकते हो log x into x3 with respect to x। चलिए अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बनाऊंगा तो log x बाहर आएगी, x3 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो x का पावर 4/4 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये आपका कितना आ जाएगा x का पावर 4/4 विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसको x2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। फिर मैं एक लाइन और आगे प्रोसीड करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगी x का पावर 4/4 इंटू log x माइनस ये आपका 1/4 अगर बाहर आ जाएगा तो फिर x2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x का पावर 4/4 4 का कितना हो जाएगा 16 प्लस c, ये आपका हो गया ये आपका y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया तो मैं अब चलता हूं 7 नंबर की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेवन नंबर में है कि x log x डिवाइड dx, x log x डिवाइड dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x इंटू log x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड dx प्लस इसको 1/x log x लिख सकते हैं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जा सके। y इज इक्वल टू 2 अगर मैं x log x से डिवाइड किया तो log x कैंसिल हो गया, लेकिन ये अपना क्या बन जाएगी 2/x² बन जाएगी। चलिए सो यहां से सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर 1/x इंटू log x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं log x को y मान लिया तो 1/y, यहां पर 1/x, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका 1/y आएगा। 1/y का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा log mod y, और y फाइनली दे देगा, और y आपका क्या log x, तो फाइनली क्या मिल जाएगा log mod log x हो जाएगी ये चीज। अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो एक लेना और लिख लेते हैं हम लोग, देखिएगा इसको अगर करेंगे इंटीग्रेशन तो आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये तो आपका log mod x आ जाएगा ना, log mod x। तो यहाँ पर बेस में ये है तो इसका बेस में ये है तो इसका वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगा log mod x आएगी। अब ये आ गया। सो अब मुझे क्या करना, y इंटू if मेरा क्या log x इज इक्वल टू q मेरा कितना 2/x² इंटू if। तो मैं थोड़ा उलट करके लिख लेता हूँ, log mod x को पहले ले लेता हूँ इंटू q को बाद में ले लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो अब यहाँ पे क्या करना, इसको y इंटू log mod x रहने देते हैं इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे log x को बाहर कर लिया और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 2/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा -2/x। चलिए माइनस, अगर यहाँ पे फिर log x का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो 1/x इंटू इसका आ जाएगा -2/x, तो मैंने उससे भी लिख दिया -2/x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक अपने समझ लिया। तो -2 log x अपॉन x माइनस माइनस प्लस 2/x², तो 2/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x, तो x² है तो -1/x, फिर ये आपका क्या आ जाएगा -2/x प्लस c। इस तरह से क्या हो गया, इसका भी फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं रहेंगे, बस आपको ये जो इंटीग्रेशन होते हैं ना, एक पहला टारगेट आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, और दूसरी टारगेट यहाँ पे रहनी चाहिए कि ये जो इंटीग्रेशन मिलेगी इसे सॉल्व करने में। अगर इस इंटीग्रेशन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इजी फील होगा, वरना अगर आप फंसोगे तो फिर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो आपको तो मैं इंटीग्रेशन उतने अच्छे से पढ़ा दिया हूं, प्लस में आपको किस तरह के आप इंटीग्रेशन में फंसोगे वो भी मैं बता दिया, जिसमें कि मैंने बोल ही दिया अभी तुरंत कि अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो उस केस में आप फंसने की आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो उस केस में अगर आप उस इंटीग्रेशन जो होता है उसको आप इंडिविजुअली बना करके अगर उसमें रखते हो तो फिर इजी रह जाएगा। चलिए, तो क्योंकि बनाते टाइम आपका आइडिया लग जाएगा, तो क्योंकि लेकिन अगर उसके बीच में ही बनाओगे तो आप वहां पे उस स्टेप को नहीं सोच पाओगे। अब ये 8 नंबर हो गया। हम लोगों ने अभी कौन सा क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 7 देखे थे ना। चलिए अब हम लोग 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर में 1+x² इंटू dy, 1+x² इंटू dy प्लस 2xy dx प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx इज इक्वल टू cot x dx। ये चीज मेरा जो है वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करता हूं। अगर मैं यहां से इस चीज को इधर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, 1+x² dy इज इक्वल टू cot x माइनस 2xy dx। सो यहां से मुझे dy बराबर क्या निकल गया, dy dx बराबर cot x अपॉन 1+x² माइनस 2xy अपॉन 1+x²। अगर मैं इसको इधर कर लिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, dy dx प्लस 2x अपॉन 1+x² इज इक्वल टू cot x अपॉन 1+x²। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहां से देखिए तो ये आपको मिल गया dy dx प्लस dy इज इक्वल टू। आप ऐसा भी हमेशा मत सोचा करें कि आपको ना वो कहने का मतलब
परोस के दे देगा कि वो dy dx प्लस py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ही है। आपको सोचना पड़ेगा एट ए पॉइंट पे दिया गया क्वेश्चन पे कि क्या वो dy dx प्लस py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है भी, तो ये चीज सोचना पड़ता है। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में आपको स्टेप 2 स्टेप के बाद ही पता चला कि ये dy dx प्लस py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो e टू द पावर 2x अपॉन, दैट मींस p मेरा ये है, q मेरा ये है, तो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर, अगर आप नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर देख रहे हो, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो log mod 1 प्लस x स्क्वायर ये आ जाएगी, इज इक्वल टू आपका 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगी। मॉड नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा। 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c आ गया, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू q, q का वैल्यू आपका कितना है cot x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपका, बार बार c लिखा जाता है, 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों कैंसिल हो गए, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sin x, इसमें प्लस c लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया log mod sin x प्लस c, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y इनटू 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c। ये जो हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 समझ लिया तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x dy dx, कहीं कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेंगे। y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कॉट एक्स, एक्स वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 0, x dy dx प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कॉट एक्स बराबर 0। चलिए इसको मुझे सॉल्यूशन करना है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो y वाला है ना, इसको मैं एक तरफ अगर कर लूं तो इसको तो थोड़ा सा मैं एक अरेंज कर लेता हूं। अगर मैं इसको x dy dx प्लस y कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस x cot x y इज इक्वल टू x करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया तो मुझे यहां से क्या मिलेगी, dy dx इक्वल टू 1 अपॉन dy dx प्लस 1 अपॉन x प्लस cot x y इज इक्वल टू 1। सो अगर हम यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p तो 1 अपॉन x प्लस cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको अगर 1 अपॉन x करेंगे तो log x का log x प्लस cot x का आपका log sin x, log x प्लस log sin x, log a प्लस log b होता है, तो यहां से हो जाएगा क्या x इंटू sin x, x इंटू sin x e टू द पावर log x इंटू sin x, फाइनली इसका क्या आ जाएगा x इंटू sin x, ये निकल गया। सो अब कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू if मेरा क्या हो गया x इंटू sin x इज इक्वल टू q मेरा क्या है, ध्यान से देखेंगे q मेरा क्या है x। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, अगर यहाँ पे फंस जाओगे तो फिर गए हो काम। सॉरी q यहाँ पे है 1, तो 1 इंटू दैट मींस यहाँ से क्या मिल गया x इंटू sin x विद रिस्पेक्ट टू x, आराम से निकल गया मेरा ये, क्योंकि 1 से तो कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाली, प्लस से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, माइनस यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो ना sin x का आपका क्या देगा माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस से, फिर इसको अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो माइनस x इंटू cos x, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और cos x का आपका क्या होता है sin x प्लस c, ये इसका क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो y इंटू x इंटू sin x इक्वल टू माइनस x इंटू cos x प्लस sin x प्लस c विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने समझ लिया तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आप लोगों के लिए, 10 में है x प्लस वाई इंटू dy dx बराबर 1। 10 नंबर देखेंगे आप लोग, x प्लस वाई इंटू dy dx बराबर 1। चलिए अगर मैं यहां से निकालू dy dx तो dy dx में क्या आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई, यहां से कोई फायदा नहीं हो रहा।
अगर मैं इसको रिवर्स कर दिया तो dx dy में क्या होगा, x प्लस वाई। एक स्टेप अगर और भी मैं चलूं, dx प्लस dy, अगर उसका मैं फॉर्मेट में देखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, जैसे कि इसमें था dx dy प्लस p1x, तो x वालों को मैं इधर करूंगा तो -1 प्लस -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर p with respect to x will be e to the power minus x, ये निकल गया। So complete solution will be y into integrating factor that is e to the power minus x is equal to q। q का वैल्यू मैंने क्या यहां से देखेंगे, q का वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पे y हो जाएगा इंटू if e to the power minus x, मतलब q1 हुआ। और उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या होता था, e to the power minus y, बार बार गलत लिखा है, चलिए e टू द पावर माइनस वाई, और यहाँ पे हो गया y इंटू वाई टू द पावर माइनस वाई, और यहाँ से y टू द पावर माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी, और प्लस c आ जाएगी। दैट इंप्लाइज दैट y इंटू e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, इससे पहले लगता था एक जगह पे यहाँ पे y की जगह पे x रखेंगे, लिखांगे तो सही कर लेंगे आप लोग, छोटा छोटा गलती सही कर लेंगे। अब देखिए इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो y को बाहर रखूंगा, e टू द पावर माइनस वाई का माइनस e टू द पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और y का फिर यहाँ पर करेंगे तो y, और यहाँ पे फिर आ जाएगी माइनस e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आप लोगों ने इसको भी देख लिया। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, इसका देखिए जैसे आपके बुक में आंसर दिया हुआ ना, इसको क्या क्या सारे टर्म को इधर लिया जाए, केवल सी को उधर छोड़ दिया। यहाँ पे सी है, अगर इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, अरे यार यहाँ पर भी y लिखा गया, क्या लिखा है, x इंटू आइडेंटिटी फैक्टर होता है ना, तो x प्लस वाई प्लस 1 इंटू e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा c। सो यहाँ से मुझे मिलेगी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर y। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपके बुक में इस बार में आंसर है, बट आप वहां पर भी छोड़ दोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल वहां पे x इक्वल टू y लिखेंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने अगर कर लिया, सॉरी 10 था, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 11 नंबर y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। यहां से मैं कह सकता हूं आराम से y dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स dy, और सो यहां से dy dx विल भी क्या होगा, y माइनस एक्स अपॉन वाई, y से डिवाइड किया, ये dy dx इधर कर लिए, तो इसमें dx dy ना होगा, तो यहां से dx dy क्या हो गया, इसको इधर कर, इधर इसको इधर कर, y माइनस x माइनस वाई। अब अगर मैं इसको अरेंज कर लूं तो dx अपॉन dy, ये अगर इधर आ जाएगी प्लस 1 upon y के साथ x मल्टीप्लिकेशन में होगा y, सो मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो मैंने क्या होगा e टू द पावर p dy हो जाएगी, क्योंकि देख लीजिए इसको अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से निकाल दिया तो यहाँ पे इसका जो फाइनल वैल्यू क्या होगा, y, क्योंकि log y होगा, e टू द पावर log y बराबर y हो जाएगी। सो फाइनल आंसर विल बी x into if is equal to integration of q1 into if with respect to y प्लस c हो जाएगी। अब इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां से क्या मिलेगी, xy is equal to y square upon 2 प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को देख लिया तो अब मैं चलता हूं थोड़ा सा 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर में देखिए बोला x प्लस 3y स्क्वायर dy dx, x प्लस 3y स्क्वायर dy dx विल बी y, और यहां से अगर मैं dx dy निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर कर दिया, तो x अपॉन y प्लस 3y, अगर मैं सबको इधर कर लिया तो यहां से हो जाएगी dx dy प्लस माइनस 1 अपॉन y x इज इक्वल टू 3y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, e टू द पावर, देख लीजिए p1 मेरा कितना है, माइनस 1 अपॉन y विद रिस्पेक्ट टू y विल बी, यहाँ पे आ जाएगा log माइनस log y, 1 अपॉन y बाहर कर लिए, माइनस बाहर कर लिए, 1 अपॉन y log y इज इक्वल टू, अगर माइनस 1 को ऊपर चला देंगे तो क्या होगा, e टू द पावर log 1 अपॉन y, दैट विल बी यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन y। ये मेरा क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है तो अब इसके बाद का क्या स्टेप होना चाहिए मेरा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको क्या कहेंगे अब, सो
x into integrating factor 1 upon y is equal to q1 that will be 3y into integrating factor that will be 1 upon y with respect to y plus c that will be x into 1 upon y is equal to ये y कैंसिल होगा 3 को y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 3y plus c। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया तो अब जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इसके नेक्स्ट वाले में। तो 13 से 15 तक अब हम लोग पहले डिस्कस करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब इसको फटाफट मिटा लेते हैं। 13 नंबर मिटा लेने के बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिखेगा, ध्यान से पहले 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू 15। तो 13 से 15, 13 नंबर पहले लेते हैं। ये दिया हुआ है dy dx प्लस 2y दैट इज 10x into y अरेंज कर लिए इज इक्वल टू sin x। और इसमें कंडीशन दिया है when y बराबर 0 मतलब y बराबर 0 when x बराबर पाई अपॉन 3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से सबसे पहले क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा जो कि e to the power 2 10x के बराबर हो जाएगा। चलिए अगर मैं इसको निकालूंगा तो 2 बाहर आएगी, 10x का log sec x आएगी। अगर log sec x जाती है तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा 2 log sec x और ये sec स्क्वायर x जाएगा तो इसका फाइनल क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x आ जाएगी। सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग इस तरह से लिखे 2 into 10x का क्या होता है log sec x इज इक्वल टू e to the power log sec स्क्वायर x। अब ये sec स्क्वायर x हुआ। सो अब यहां पे देखिए आप लोग जानते हो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x का इसको 1 upon cos x इसको लिख सकते हैं sec x into 10x इसको 1 upon cos स्क्वायर x लिखा, cos स्क्वायर में 1 cos x इसको दे दिया, 1 1 upon cos x कर दिया, sin x upon cos x 10x हो गया और 1 upon cos x sec x हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x प्लस c। अब ये बुक में बोला क्या अगर x बराबर पाई बाय 3 लेते हो तो मैं अगर पाई बाय 3 ले लूं तो sec पाई बाय 3 क्या होता है तो y into sec पाई बाय 3। अच्छा इसको पहले लिख लेंगे तो y into sec square x is equal to sec x plus c will be the general solution of the differential equation dy dx plus 2 10x into y is equal to sin x। इसका ये जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पे लिखेंगे when y बराबर 0 when x is equal to pi upon 3। if we put in the given equation x is equal to pi upon 3 then we get y into sec square x। y into sec square x will be 0 because x y is equal to 0 and towards the right side we get sec x that means sec pi by 3 that will be 2 हो जाएगी क्योंकि sec pi by 3 जो आपका होता है सॉरी sec pi by 3 होगा क्या हो जाएगा cos pi by 3 के रिवर्स हो जाएगा तो cos pi by 3 मैंने cos 60 और cos 60 sin 30 that means 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस c आ जाएगा तो c बराबर कितना आ गया -2। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि इसका जनरल सॉल्यूशन सॉरी पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा तो आपका c बराबर -2 हो गया। सो आपका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा एट दैट पॉइंट y into sec square x will be sec x -2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था ये ना। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 का देख लिया बुक में तो ये sec स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं कि आप लोग का आंसर नहीं मिला। चलिए अगर इस चीज को आप लोगों ने कर लिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 14 नंबर। बस पैटर्न्स के साथ क्वेश्चंस को बनाते चलिए फिर क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। अच्छा ये आपका हो गया था 13 था ना। अब हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। 14 में कहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। अगर मैं दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो मेरा बचेगा क्या dy dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना दूर तो करने में कोई दिक्कत नहीं चलेगी। अगर मैं यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद मुझे क्या निकलेगी e टू द पावर
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर, इसका क्या होगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा पार्ट आ जाएगा। सो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q, दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। इसको एक बार में कैंसिल कर देगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। ये मेरा हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। अब इसमें कंडीशन दिया है x बराबर 1 व्हेन y बराबर 0, अगर y बराबर 0 हो तो x बराबर 1 होगा, तो हम लोग कंडीशन लिखेंगे व्हेन y बराबर 0, मतलब एट, ऐसे भी लिख सकते हैं एट x बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0। तो इस केस में अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये वाला पार्ट तो गए होगा हमसे, ये मेरा c क्या होगा 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, दैट मींस पाई अपॉन 4 प्लस c, सो c इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, अच्छा ये आपने c बराबर माइनस पाई अपॉन 4 ऑब्टेन कर लिया, तो मुझे तो फाइनल आंसर चाहिए। सो फाइनल आंसर विल बी y into 1 plus x square is equal to tan inverse x प्लस दैट इज प्लस c की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस पाई अपॉन 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, वो तो अपने वहां पे कांस्टेंट केवल ऑब्टेन किए थे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चंस बहुत इजी नहीं मिलेंगे आप लोगों को, बस यही है कि थोड़ा सा आप लोगों को जब क्वेश्चंस आपको एक्सीडेंटली मिलेगा तो उस समय आपको चूज करने पड़ेगा कि किस प्रोसेस से हम लोग को आगे बढ़ना है। अब देखिए इसके बाद आपको आता है क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कर लिया, 14 के बाद आपका 15 आता है। 15 नंबर में देखिए क्या कर रहा है dy dx माइनस 3y cot x इक्वल टू sin 2x। क्वेश्चन को देखेंगे dy dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू sin 2x। चलिए इसमें करा कि इसका एट y बराबर 2 और x बराबर दे दिया पाई बाय 2 पे इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। चलिए अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो यहां से बोल सकता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर माइनस 3 cot x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू इसको अगर मैं माइनस 3 को बाहर ले लिया cot x का मेरा क्या होगा log mod sin x, और ये sin x को ऊपर में चल जाएगा तो sin cube x हो जाएगी। सो y into if that means y into sin cube x is equal to q, that will be sin 2x into integrating factor that is sin cube x, यहाँ पे sin 2x q हो गया, ये sin cube x हो गया with respect to x plus c। अब यहाँ पे क्या है आपका, यार इसके बाद में अगर इसको लिख दूं 2 cos x into sin x, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो ये sin x का होल टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू c प्लस c हो जाएगी 2 इंटू, अगर इस चीज को आपने मान लिया sin x पर मान लिया आपने z मान लिया तो cos x dx dz बराबर cos x dx बराबर dz, तो cos x dx dz, और ये क्या हो जाएगा z का पावर 4 तो z का पावर 5/5, z क्या है sin x, तो यहाँ पे बोल सकते हैं sin x का होल टू द पावर 5/5 प्लस c। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं समझा तो इसको इंडिविजुअली क्या करें इंटीग्रेट करके बनाए, मैंने बस जंप कर लिया एक स्टेप। अब इसमें ये चीज निकालनी है, अब इसमें कंडीशन है कि व्हेन x बराबर पाई बाय 2 एंड y बराबर 2 देन व्हाट विल बी द कर्व। तो यहाँ पे y into sin x का वैल्यू अगर मैंने पाई बाय 2 पुट किया और x का वैल्यू y का वैल्यू 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, इधर ले लेता हूं। सो 2 इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि sin x का वैल्यू क्या होगा x के बराबर पाई बाय 2 पर 1 ही आ जाएगा प्लस c। सो x बराबर c बराबर क्या होगा माइनस कर रहा हूं 8/5 मेरा आ जाएगा c का वैल्यू। अगर c का वैल्यू 8/5 हो जाएगा सो फाइनल आंसर विल बी y into sin cube x is equal to 2 into sin x का होल टू द पावर 5/5 प्लस c की जगह पे मेरा 8/5 आ जाएगी। ये मेरी इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज इक्वल टू दैट। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझे, लैंग्वेज को अगर समझ लेते तो फिर क्वेश्चन इजी होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट, तो यहां पे बताते हैं कि वो जो कर्व है आपका ओरिजिन से पास कर रही है, दैट मींस x बराबर 0 एंड y बराबर 0। सेकंड पार्ट है गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट xy,
स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट xy, dy dx will be is equal to the sum of coordinate of the point, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो सिंपल है ना कि ये आपको जो है x प्लस वाई के बराबर है। चलिए तो यहां से मैं अगर इसको इधर कर लिया तो dy dx विल बी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। सो अगर मैं यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा e टू द पावर माइनस एक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मींस e टू द पावर माइनस एक्स इनटू x इनटू e टू द पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x करने में कोई दिक्कत नहीं। दैट इंप्लाइज दैट प्लस से हम लोग कांस्टेंट इंक्लूड कर लेते हैं y इनटू e टू द पावर माइनस एक्स विल बी x को बाहर किया x को इंटीग्रेट किया तो माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस x को डेरिवेटिव फाइंड किया तो 1 आ जाएगी, फिर e टू द पावर माइनस x को किया तो माइनस माइनस प्लस, और एक बार इंटीग्रेशन किया फिर डबल इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट में e टू द पावर माइनस x, तो यहाँ पे माइनस x प्लस से आ जाएगी। और आपका x की वैल्यू 0 0 है तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका 0 बराबर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस 1, सॉरी ये भी आपका 0 और यहाँ पे क्या होगा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस c, सो c बराबर आपका क्या आ जाएगा 1। तो आपका c बराबर अगर 1 आता है तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अगर c बराबर आपका 1 यहाँ आ जाता है तो c, सो आपका जो फाइनल आंसर होगा y इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और c का वैल्यू 1। अगर सारे टर्म्स को इधर ले लोगे तो सारा का सारा पॉजिटिव है, तो इसलिए इसमें से e टू द पावर माइनस एक्स बराबर 1 आ जाएगा कॉमन, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर e टू द पावर माइनस एक्स को उधर कर दोगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हो x प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर x विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें के भी मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया तो हम लोग चलते 17 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर में कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि 02 से पास करता, तो याद रखना 02 से पास कर रहा है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट जो अगर मैं किसी पॉइंट एक्स वाई पर मान ले कोई पॉइंट ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, तो इसमें बोल रहा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट दैट मींस एक्स प्लस वाई एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। तो जो स्लोप होगी उससे वो इंक्रीज करती है, कितना से इंक्रीज करती है, एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप एट टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट्स बाय 5। तो ये जो है इससे 5 इंक्रीज कर रही है। अगर मैं इधर 5 ऐड कर दिया तो दोनों सेम हो जाएंगे। सो dy dx मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं इस चीज को इधर कर लिया और इसको इधर कर लिया तो यहां से क्या होगा, -1 इंटू वाई इज इक्वल टू x माइनस 5। ये मैंने क्या हो गया देख लीजिए, अरेंज मैंने किया है, dy dx को यहीं पे रखा है, यहाँ पे -5 को प्लस 5 को उधर किया और x माइनस 5, ये मेरा कहने का मतलब स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अगर मैं यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी e टू द पावर -x। सो यहां से y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है आपका x माइनस 5 इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गई। अब मैं इसको अगर सॉल्व किया तो x इनटू e टू द पावर -x को सॉल्व किया तो x इनटू e टू द पावर -x का माइनस e टू द पावर -x माइनस x का डेरिवेटिव 1 इनटू e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर -x विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर -5 उधर चली जाएगी, माइनस प्लस 5 इंटू e टू द पावर -x प्लस c। यहां तक तो मुझे ये मिली। अब इसके बाद जो है यह आपको जो मिला है माइनस प्लस और फिर उसके बाद फिर माइनस हो जाएगी, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -x इंटू e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर -x आ जाएगी, और फिर आपका ये x प्लस 5 इंटू e टू द पावर -x प्लस c, फिर यहां से मुझे मिलेगी y इज इक्वल टू e टू द पावर -x इतना आ गया। अब यहां से फिर एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो y इंटू e टू द पावर -x बराबर, ये आपका 5 में से बन गया तो 4, तो यहां से मुझे मिलेगी 4 इंटू e टू द पावर -x माइनस x इंटू -x प्लस ये आ गया, यहां तक ये आ गया। अब कहता है क्या कि ये 0 2 से पास करते थे, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, अगर मैं यहाँ पे 2 रखा तो 2 इज इक्वल टू मेरा हो गया 4, और ये आपका कितना आ गया -1 प्लस c, ये आपका सोच c बराबर कितना आ गया 4 में से बन गया 3, 2 में से 3 गया क्या हुआ -1। अगर c का वैल्यू मेरा 1 हुआ सो y इंटू e टू द पावर -x बराबर 4 इंटू e टू द पावर -x प्लस x इंटू e टू द पावर -x, c के जगह पे मेरा -1 होगा। बोथ साइड अगर आप e टू द पावर -x डिवाइड करते हैं तो इधर का फ्री हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर 4 प्लस x माइनस e टू द पावर -x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए
इस 70 तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की तरफ। 18 और 19 दोनों का दोनों जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले 18 और 19 का डिस्कस करता हूं। देखिए 18 में कहा था द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy dx माइनस y इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 18 नंबर क्या है आपका, x dy dx माइनस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका कहता है क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी पूछेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन करेगा, कहेगा व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर चलेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको अगर मैं इस तरह देखूं, बोथ साइड डिवाइड कर दिया मैंने x से, तो y इक्वल टू क्या होगा 2x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर p इज इक्वल टू e टू द पावर, अगर मैं माइनस कॉमन हुआ यहां से ले जाए तो log mod x हो जाएगी। फिर अगर माइनस e टू द पावर इसको कर सकते हैं log 1 अपॉन x इज इक्वल टू, यहां से मुझे क्या मिल जाएगी 1 अपॉन x। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी। 18 के बाद हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। 19 में कहता है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द 1 माइनस वाई स्क्वायर dx dy प्लस yx इज इक्वल टू ए वाई। ठीक, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ और इसमें कहा था कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अगर मैं बहुत सारे यहां से क्या करूं 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मुझे dx dy क्या मिलेगी, dx dy प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये dx dy प्लस p1 x इज इक्वल टू q1 के फॉर्म में गया। तो मुझसे तो सॉल्यूशन पूछ नहीं रहा, सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो सबसे पहले मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं और वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे बनाते हैं, देखिए आपको बहुत सिंपल है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e टू द पावर p1, यहां पे p1 आता तो p1 क्या हो गया y अपॉन y माइनस y स्क्वायर व्हिच इज द फंक्शन ऑफ ओनली y विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड -2 से डिवाइड कर दिया तो e टू द पावर माइनस हाफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो आराम से मैं बोल सकता हूं क्या log mod 1 माइनस y स्क्वायर। इसके बाद क्या है मेरा, ये आपका जो ये माइनस जो हाफ है इस पे अगर माइनस हाफ जाएगी तो इसको क्या बना देगा e टू द पावर, अच्छे से लिखेंगे हम लोग e टू द पावर log 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं, ये जो है इसका पावर माइनस हाफ होगा, फिर ये 1 अपॉन अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है ये चीज इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सी का था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.6 का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। देखिए हम लोगों ने तो डिस्कशन कर लिया पूरा का पूरा, लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, फिर से थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो ना ही वो आपको बोल के क्वेश्चन देगा कि ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जबकि 5 नंबर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली से रहता है। ना ही वो आपको बता कर देगा कि होमोजीनियस है, ना ही ये बोलेगा कि ये आपका वेरिएबल सेपरेबल से बनने वाला है, ना ही आपको यह बताया जाएगा कि दिया के डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में भी दो फॉर्म है, एक dy dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में, एक dx dy प्लस p1 x इक्वल टू q1 के फॉर्म में। तो अब इसमें से किस फॉर्म में हम कैसे समझेंगे दिए गए क्वेश्चंस पे। तो मेरी एक ही राय है, अगर आपको क्वेश्चन से दिया जाता डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को क्या करें कि भाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनाने को सोचे। पहला स्टेप ये होनी चाहिए। अगर आप वेरिएबल सेपरेबल से बनाए, नहीं बना, वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ, तब क्या करें दूसरा दिमाग लगाए। और दूसरा दिमाग क्या होना चाहिए, तब जाकर आप दिमाग लगाए कहीं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना बहुत इजी है, इसमें कि देखते थे कि इस टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। चलिए, अगर होमोजीनियस नहीं है, अब ये दो में से नहीं है तो आपके पास तो 3 ही है, जिसमें से 2 गया तो अब लास्ट ही बचा। अब इसमें 2 के साथ ही है, तो इस केस में आप क्या करोगे dy dx फाइंड करोगे। पहले dy dx को फाइंड करने के बाद अगर वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो जाता है कि वो dy dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x और एनी कांस्टेंट टर्म, देन यू कैन सॉल्व बाय फर्स्ट प्रोसीजर, जो कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन जैसा आपको बता दिया था, उसमें आपको स्टेप बताया था।
अगर उस फॉर्म को वो नहीं करता है तो आप dx dy में लेकर चलिए, dx dy में करोगे तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा फॉर्म में dx dy प्लस p1 x dx dy plus p1 y is equal to q1 where p1 and q1 are completely function of y, तो वो completely function of y हो जाएगा। और फिर उसके लिए आपको मैंने प्रोसीजर अलग बता दिया, उसके डायरेक्ट स्टेप ले दिया, और वही आपको मैंने कंसेप्ट से पहले, इससे पहले वाले में शुरुआत स्टार्टिंग टाइम में मैंने आपको कंसेप्ट से प्रूव करके बता दिया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो इन एक्चुअल में अगर आप स्टार्टिंग टाइम केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यूं समझे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जस्ट लाइक ऐसा टर्म्स होता है जो क्या करता है, मैंने तो शुरू में बताया कि आरएचएस की तरफ, तो आप आरएचएस को बोलो या एलएचएस को बोलो, क्योंकि अगर एक तरफ आप कंप्लीटली रूप से अगर आपको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो एज ए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में हो, तो आप उसको बहुत सारे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे और फाइनली आप उसका इंटीग्रल कहने का मतलब कंप्लीटली रूप से इंटीग्रल करबो या सॉल्यूशन करबो, चाहे जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में या पार्टिकुलर सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं ऑप्टेन कर सकते। ठीक है, इतना तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट रूप से बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करने वाले नेक्स्ट क्लास में जो कि रहेगा आप लोगों का मिसलेनियस या ऑप्शनल एक्सरसाइज, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीनों को मिला करके। तो आप देखोगे कि आपको मैंने 6 एक्सरसाइज का डिस्कस किया, 6 एक्सरसाइज में से हर एक टॉपिक से उसमें आपको क्वेश्चंस डाला रहेगा, चाहे आपका डिग्री, आपको मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट में जैसे बताया था कि कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री और उसके ऑर्डर के बारे में बताया, फिर जाकर के आपको मैंने बताया था फॉर्मेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने थे, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया, तो उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय 3 प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा आपका आ जाता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर का। इस तरह से हम लोगों ने 6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज रहेगा। ऑप्शनल एक्सरसाइज ज्यादा करके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट आप लोग अगर सीख लेते हैं तो फायदा करेंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा 1-2 क्वेश्चन जरूर डाला जाता है, क्योंकि देखिए हर एक एग्जामिनेशन जो होती है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें पहले तो 60% क्वेश्चन इस लेवल से डाला जाता है कि हर एक नॉर्मल बच्चा भी उसको सॉल्व कर सकता है, दैट इज क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जो 40% किसी कॉम्पिटिशन में भी जाओगे तो वही कहानी रहती है। उसके बाद 40% में से रिमेन्स 30% की अप्रॉक्स में जो होती है एवरेज प्लस स्टूडेंट के लिए रहती है, 30% 20% एवरेज प्लस, फिर 10% थोड़ा इंटेलिजेंट के लिए रहता है और या मोस्ट इंटेलिजेंट के लिए रहते हैं, और ओनली 10% जो होता है वो आपको टॉपर के लिए रहते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो आपको रैंक लाने के लिए रहते हैं 10%, जो कि आपको जैसे कि ऑप्शन अगर बनाते हैं तो वो आप उस रैंक के स्टूडेंट के अंदर आ जाओगे अगर आप ऑप्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करते तो। क्योंकि ऑप्शन जो आती है थोड़ा सा सारे एक्सरसाइज को मिलाकर के 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा क्लू मिला देता है, जो आपको थोड़ा क्या करेगा कॉम्प्लेक्स लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बताने वाला हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। थैंक्स अ लॉट फॉर